वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ MCQs, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है भारत का पहला और एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों की सुरक्षा के लिए की गई थी। सेकेंड वाला, इसे भारत में पाई जाने वाली सभी 9 गिद्ध प्रजातियों के आवास का स्थान माना जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? ए। इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। इसे भारत में पाई जाने वाली सभी 9 गिद्ध प्रजातियों का आवास स्थान नहीं माना जाता है। इसे किसे केवल जो है हमारी 3 जो है यहाँ पर गिद्ध प्रजातियों का आवास स्थान माना जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य यह कर्नाटक के रामनगर में रामदेवरा बेट्टा हिल रेंज में स्थित है। यह भारत का पहला और एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी और लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों की सुरक्षा के लिए इसे वर्ष 2017 में इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। यह अभ्यारण्य भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से 3 का आवास है। इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर, एजिप्शियन वल्चर और व्हाइट बेक्ड वल्चर्स। इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। इंडियन लॉन्ग जो है हमारा बिल्ड वल्चर यह मध्यम आकार वाला पक्षी है जो एशिया, महाभारत, पाकिस्तान और नेपाल का स्थानिक है तथा मुख्य रूप से मृत पशुओं से आहार ग्रहण करता है। ये सवाना, गांवों, शहरों और कृषि क्षेत्रों के पास खुले परिदृश्य पसंद करते हैं। डिक्लोफेनाक जो है नामक पशु चिकित्सा दवा के कारण उनकी जनसंख्या में 97 से 99% की गिरावट आई है। आयुषीय स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों में शब्द प्राकृतिक कृषि का सबसे अच्छा वर्णन है। हमारा फर्स्ट दे रखा है एक कृषि पद्धति जिसमें अधिक फसल उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। सेकेंड वाला एक कृषि तकनीक जिसमें एकल फसल उगाना तथा फसलों के लिए अधिक जल का उपयोग शामिल है। थर्ड वाला एक कृषि पद्धति जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों GM को एकीकृत करती है। फोर्थ वाला एक रसायन मुक्त पारंपरिक कृषि पद्धति जो फसलों, पेड़ों और पशुधन कार्यात्मक जैव विविधता के कारण एक साथ एकीकृत करती है। हमें इसमें से बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? डी। एक रसायन मुक्त पारंपरिक कृषि पद्धति जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत करती है। इसलिए जो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी। प्राकृतिक कृषि क्या होती है? कृषि की रसायन मुक्त पारंपरिक पद्धति है जिसमें फसलों, वृक्षों, पशुधन को क्रियात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत किया जाता है। इसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप पर जोर दिया जाता है जिसके कारण इसे डू नथिंग फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें कृषि इनपुट का उपयोग शामिल है जैसे जैविक खेती के विपरीत जो भारी जैविक आदान की अनुमति देता है। प्राकृतिक कृषि पूरी तरह से खेत पर आदान इनपुट पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मल्चिंग, फसल विविधता और जैव आदान। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। रायसीना डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है रायसीना डायलॉग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है। सेकेंड वाला है भारत का प्रमुख भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र द्विवार्षिक सम्मेलन है जो सिंगापुर के सांग्री-ला वार्ता से तुलनीय है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या होगा? डी। इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है। इसमें हमारे यहाँ पर रायसीना डायलॉग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था। नहीं, ये किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर ये शुरू किया गया था। यह भारत का भू राजनीतिक भू अर्थशास्त्र द्विवार्षिक सम्मेलन सिंगापुर में स्थित तुलनीय है। तो ये हमारे दोनों ही होंगे। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया रायसीना डायलॉग का नाम नई दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी के नाम पर रखा गया था। यह ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, जर्मनी और सिंगापुर के सांग्री-ला वार्ता से तुलनीय है। इसलिए हमारा सेकेंड और फर्स्ट दोनों ही होंगे। इसका आंसर डी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है जबकि पोषक का चक्रण का एक सतत प्रक्रिया है। सेकेंड वाला एक खाद्य श्रृंखला में 90% ऊर्जा अगले पोषण स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है जबकि 10% ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर पर नष्ट हो जाती है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है।
किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है जबकि पोषण चक्र एक सतत प्रक्रिया नहीं। इसमें क्या होता है, जो हमारी ऊर्जा और पोषक तत्व दोनों ही क्या होते हैं, एकदिशीय होती है। तो इसलिए जो इसका ये वाला हमारा फर्स्ट रॉन्ग है, इसमें केवल सेकेंड सही होगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह एकदिशीय होता है, अर्थात यह एक ही दिशा में चलता है, सूर्य से उत्पादकों पौधों तक और फिर विभिन्न पोषण स्तरों पर उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। एक बार उपयोग हो जाने पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती। इसके विपरीत पोषक चक्रण एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे आवश्यक तत्वों को जैव रासायनिक चक्रों के माध्यम से पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, जिससे समय के साथ जीवों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसमें हमें बताना था कौन सा हमारा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, हमारा फर्स्ट हमारा सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा फर्स्ट सही था, लिंडमैन द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा हस्तांतरण के 10% नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा अगले ट्रैफिक स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है, जबकि 90% ऊर्जा प्रत्येक चरण में गर्मी, श्वसन और अन्य चयापचय गतिविधियों के रूप में खो जाती है। इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। से खाद्य श्रृंखला में ट्रॉफिक स्तरों की संख्या सीमित हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक स्थानांतरण के साथ ऊर्जा कम हो जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 5G तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5G 4G की तुलना में उच्च आवृत्तियों पर संचालित होता है, जिससे डेटा स्पीड तो तेज होती है लेकिन रेंज कम होती है। सेकेंड वाला है 5G प्रौद्योगिकी अत्यंत निम्न विलंबार संचार को सक्षम बनाती है। थर्ड वाला है 5G सिंगल दक्षता में सुधार और हस्तक्षेप को कम करने के लिए बीम फॉर्मिंग तकनीक का उपयोग करता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। 5G 4G की तुलना में अधिक आवृत्ति पर संचालित होता है, जिसमें मिलीमीटर वेव आवृत्तियों 24 गीगाहर्ट्ज, 16 गीगाहर्ट्ज सहित व्यापक रूप से स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है। यह तीव्र डेटा स्पीड को सक्षम बनाता है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है, जिसके लिए कवरेज बनाए रखने हेतु अधिक बेस स्टेशन और छोटे सेल की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। 5G तकनीक अल्ट्रा लो लेटेंसी मिली सेकेंड को सक्षम बनाती है, जिससे यह स्वायत्त वाहनों, रिमोट सर्जरी तथा IoT जैसे अनुप्रयोगों के साथ आवश्यकता हो जाती है। इसके विपरीत 4G विलंबता लेटेंसी लगभग 30 से 50 ms है, जिससे वास्तविक समय संचार में 5G काफ़ी तेज हो जाता है। लेटेंसी का तात्पर्य नेटवर्क पर डेटा भेजना और प्राप्त करने के बीच समय की देरी से है। इसे मिली सेकेंड ms में मापा जाता है। बीम फार्मिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग 5G नेटवर्क में सिंगल दक्षता बढ़ाने तथा हस्तक्षेप को कम करने के लिए किया जाता है। इसलिए हमारा थर्ड है वो भी सही है। बीम फार्मिंग एक सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक है जो वायरलेस सिग्नलों जो सभी दिशाओं में प्रसारित करने के बजाय उन्हें विशिष्ट उपयोगकर्ताओं या उपकरणों की ओर निर्देशित करती है। यह उन्नत एंटीना सरणियों का उपयोग करके संकेतों को सटीक रूप से निर्देशित करता है, हस्तक्षेप को कम करता है, दक्षता बढ़ाता है और विशेष रूप से उच्च घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में नेटवर्क क्षमता में सुधार करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में खबरों में रहा ध्रुवीय अपवर्तन का संबंध सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। फर्स्ट हमें दे रखा है कुछ पदार्थों का प्रकाशिक गुण जिसमें आपतित प्रकाश 2 किरणों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक किरण अलग अलग दिशाओं में भिन्न अपवर्तनांक के कारण अलग अलग गति से यात्रा करती है। सेकेंड वाला वह घटना जिसमें प्रकाश एक माध्यम से पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है जब वह किसी निश्चित क्रांतिक कोण पर इंटरफेस से टकराता है। थर्ड वाला है किसी पदार्थ की प्रकाश को अवशोषित करने और उसे भिन्न तरंग दैर्ध्य पर पुनः उत्सर्जित करने की क्षमता को सामान्यतः फ्लोरोसेंट पदार्थों में देखी जा सकती है। फोर्थ वाला है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन आकाश को नीला दिखाई देने का कारण बनता है। हमें यहाँ पर बताना है यह द्वितीय अपवर्तन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या होगा, ए। ये हमारा फर्स्ट वाला इसका है कुछ पदार्थों का प्रकाशिक गुण जिसमें आपतित प्रकाश 2 किरणों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक किरण अलग अलग दिशाओं में भिन्न अपवर्तनांक के कारण अलग अलग गति से यात्रा करता है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा द्वितीय अपवर्तन का यही सबसे अच्छा वर्णन है। द्वितीय अपवर्तन कुछ पदार्थों का ऑप्टिकल गुण है जिसमें आपतित प्रकाश को 2 किरणों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक किरण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग अपवर्तनांक के कारण अलग अलग गति से यात्रा करती है। यह पदार्थों की विषमतापूर्ण प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है। अपवर्तनांक निर्वात प्रकाश की गति तथा माध्यम से उसकी गति का अनुपात है। निर्वात अपवर्तनांक 1 होता है। उच्च अपवर्तनांक अधिक प्रकाशिक घनत्व और प्रकाश की निम्न गति को दर्शाता है। द्वितीय अपवर्तनांक पदार्थों के प्रकार हैं।
प्राकृतिक कैल्साइट, क्वार्ट्ज, अभ्रक, सिंथेटिक बेरियम बोरेट, लिथियम नोएबेट, अभिप्रेरित भौतिक तनाव जो है विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लागू करके बनाया जा सकता है। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा हमारा ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है देशी मवेशी और पशुधन के अनुकरणीय प्रबंधन को मान्यता देने के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार और कामधेनु पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सेकेंड वाला है देशी नस्लों के संवर्धन और संरक्षण के लिए गोकुल ग्राम। थर्ड वाला है जीन आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च योग्यता वाले बेलों का चयन करने के लिए जीनोमिक संवर्धन हेतु राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक केंद्र। हमें इसमें से बताना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का हिस्सा कौन सा है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा सी। इसमें हमारा दोनों ही यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के से संबंधित है, तीनों ही यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा सी। देशी गौ जाति नस्लों के विकास और राष्ट्रीय संरक्षण जो हमारा यहाँ पर 2014 मिशन शुरू किया गया था। यह मिशन राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 2021 से 2026 की अवधि के लिए 2400 करोड़ रुपए के बजट में प्रवेश के साथ जारी रहेगा। आरजीएम के अंतर्गत प्रमुख पहले गोकुल ग्राम देशी नस्लों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए किसानों के लिए पुरस्कार, देशी मवेशी और पशुपालकों के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार, कामधेनु पुरस्कार, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र, देशी नस्लों और वैज्ञानिक संरक्षण और विकास के लिए केंद्र, यह देश की देशी नस्लों के जन्म प्लाज्म अनुवांशिक सामग्री के राष्ट्रीय भंडारण के रूप में कार्य करता है। ई पशु हाट नकुल प्रजनन बाजार प्रजनकों और किसानों को जोड़ने वाला एक ई मार्केट पोर्टल है। राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक केंद्र जीन आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च योग्यता वाले बेलों का चयन करने के लिए जीनोमिक संवर्धन हेतु एक केंद्र है। यह तीनों ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रमुख पहल है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है 15 मार्च 1983 को स्थापित यह दिन 15 मार्च राष्ट्रपति जॉन एक कैनेडी के वर्ष 1962 में अमेरिका कांग्रेस को दिए गए संबोधन के स्मरण में बनाया जाता है। सेकेंड वाला भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 को स्थापित यह दिन 15 मार्च राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के वर्ष 1962 में अमेरिकी कांग्रेस के दिए गए संबोधन के स्मरण में बनाया जाता है, जिसमें वे उपभोक्ता अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाले विश्व के पहले नेता बने थे। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने संधारणी जीवन के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया। भारत प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ बनाने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, जो हमारा यहाँ पर दे रखा है ध्वन्यास्त्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट है ध्वन्यास्त्र ऐसे उपकरण हैं जो लंबी दूरी तक अत्यधिक समकेंद्रित संवर्धित ध्वनि प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग सामान्यतः भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सेकेंड वाला इंफ्रासोनिक वेपन उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है, जो मुख्य रूप से 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को प्रभावित करता है, जिससे असुविधा होती है और भटकाव होता है। थर्ड वाला है मोक्सो, जो हमारा यहाँ पर मोक्सो डिवाइस में निम्न आवृत्ति वाली जो अश्वरय ध्वनि उत्पन्न करती है, जिससे दर्द और भटकाव होता है। हमें यहाँ पर बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा ए। इसमें हमारा केवल फर्स्ट वाला सही है। यहाँ पर जो हमारा सेकेंड है और थर्ड है वो रॉन्ग है। जो हमारा यहाँ पर दे रखा है हमको इंफ्रासोनिक जो है हमारा वेपन, तो यहाँ पर क्या होगा मॉक्सिटो डिवाइस उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है, जो मुख्य रूप से 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को प्रभावित करता है, जिससे असुविधा और भटकाव होता है। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है उसमें क्या होगा इंफ्रासोनिक जो है निम्न आवृत्ति वाली अश्वरय ध्वनि उत्पन्न करती है, जिससे दर्द और भटकाव होता है। तो हमारे यहाँ पर सेकेंड और थर्ड इंटरचेंज है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ए। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा जो ध्वनि अस्त्र के ऐसा उपकरण है जो लंबी दूरी तक अत्यधिक समकेंद्रित ध्वनि प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग सामान्यतः भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। वर्ष 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार इराक में लंबी दूरी तक तीव्र ध्वनि प्रक्षेपित करने के लिए ऐसे विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया था। यह 3 प्रकार का होता है। लंबी दूरी की ध्वनिक डिवाइस यह 160 डेसिबल डीबी तक ध्वनि उत्पन्न करती है, जिससे
टस रैंगिंग ईयर्स स्वर्ण क्षमता में क्षय और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। उड़ान के दौरान एक जेट इंजन 130 से 140 जीबी ध्वनि उत्पन्न करता है और एक बंदूक की गोली लगभग 150 जीबी ध्वनि उत्पन्न करती है। 120 जीबी से अधिक ध्वनि से स्थायी श्रुति क्षय हो सकता है। मॉस्किटो जो हमारा इससे अत्यधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है जो केवल युवा लोगों जैसे कि 30 से कम वर्ष के लिए कष्टदायक होती है, इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। इंफ्रासोनिक वेपन जो हमारा इससे निम्न आवृत्ति वाली अश्रुत ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे दर्द और भटकाव होता है, इसलिए हमारा थर्ड है वो भी सही नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी सम्मेलन UNCAT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है UNCAT के अनुसार यातना किसी सार्वजनिक अधिकारी की सहभागिता या सहमति से विशेष उद्देश्यों के लिए जानबूझकर गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाने की क्रिया है। सेकेंड वाला UNCAT के तहत राज्यों को घरेलू कानूनों के माध्यम से यातना को अपराध घोषित करना और पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना आवश्यक है। थर्ड वाला भारत ने UNCAT पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन दोनों कर दिया है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड है वो रॉन्ग है। भारत ने यहाँ पर क्या किया है, UNCAT पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन जो अनुसमर्थन नहीं किया है, तो इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा हमारा ए। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। UNCAT एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि है जो विश्व भर में यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड को रोकने के लिए बनाई गई है। UNCAT के अनुच्छेद 1 में यातना को किसी सार्वजनिक अधिकारी की सहभागिता या सहमति से जानकारी प्राप्त करने, दंड देने या डराने धमकाने जैसे उद्देश्यों के लिए जानबूझकर गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाने के रूप में परिभाषित किया है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। UNCAT के तहत राज्यों को घरेलू कानूनों के माध्यम से यातना का अपराध घोषित करना, अनुच्छेद 4 और पीड़ितों के लिए निवारण और मुआवजा सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 14 आवश्यक है। हमारा सेकेंड है वो भी सही है। भारत ने 1997 में UNCAT पर हस्ताक्षर किए लेकिन जो इसका यहाँ पर अनुसमर्थन नहीं किया, इसलिए जो इसका हमारा थर्ड वाला है वो रॉन्ग होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा ए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।